बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। मुझे कहते हैं मरवा अंसर चौधरी। प्रोग्राम है शोबिज़ के रंग और शोबिज़ के रंग प्रोग्राम में हमेशा हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के रोशन सितारों के साथ। और आज हमारे साथ एक ऐसी खूबसूरत सी प्यारी सी शख्सियत मौजूद हैं जिनकी आवाज़ दिलों के तार छेड़ती है और बहुत ही कम टाइम में उन्होंने अपना ऐसा मकाम बनाया है कि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उजागर कर दिया है। हम इस वक्त मौजूद हैं महक अली गुलकारा के घर पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू आने के लिए। वेलकम जी। और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके कि इतनी कम टाइम में, इतने शॉर्ट टाइम में आपने इतना अच्छा मकाम बनाया और वाकई पता चला कि मेहनत की आपने। थैंक यू सो मच, दिस इज़ अ बिग कॉम्प्लीमेंट। और इसके साथ मैं ऐड करना चाहूँगी कि मुझे कम टाइम नहीं, 9 साल हो गए हैं, अभी 10वां शुरू हो गया। लेकिन ये भी कम टाइम है। देखिए एग्जैक्टली 25 साल लग जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लेजेंड्स को जानती भी हूँ जो कि स्टिल स्ट्रगलिंग पीरियड में। हाँ, ये कह सकते हैं कि हार्ड वर्क के साथ साथ आपकी लक भी आपके काम आती है। ऐसे ही है बिल्कुल। और कहा जाता है कि शौक का कोई मोल नहीं होता, तो इन्होंने भी शौक के तहत इस इंडस्ट्री में आई और फिर आके छा गई। ननकाना से इन्होंने आगाज़ किया, लाहौर आई और फैमिली से लड़कर इस इंडस्ट्री में कदम रखा। यकीनन बहुत ज़्यादा हर्डल्स क्रिएट हुई होंगी और मुसलसल मुश्किलात तो आती हैं। मैं जिस बड़ी टिपिकल सी फैमिली से हूँ, बड़े सादा लोग हैं। ननकाना, जब ननकाने का नाम आता है तो ननकाना बैकवर्ड सिटी है, लेकिन लोगों के माइंडसेट अभी बहुत सादा हैं, सादा लोग हैं, उनको मीडिया का नहीं पता। तो ये ऐसे ही है कि जब तक आप प्रैक्टिकली दिखाते नहीं है या विजिट नहीं करवाते हैं, उनको बताते नहीं, एक्सप्लेन नहीं करते, तो बताने का भी एक तरीका होता है। तो अम्मी ने तो मुझे बिल्कुल मना कर दिया था कि भाई नहीं करना है, जो मर्जी हो जाए, तो मरासी वाला काम करना है। तो उन्होंने मुझे मना किया कि म्यूजिक नहीं करना। 3 दिन मेरे से बात नहीं की। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं 2 साल घर नहीं गई, मैं लाहौर में रही हॉस्टल में। मैंने अम्मी को स्टूडियो विजिट करवाया, मैंने दिखाया कि अम्मी ये वोकल रूम होता है हमारा, यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड किया। अब वो महविश हयात के ऊपर पिक्चराइज हो रहा है, वो किसी के ऊपर, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री का अभी जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा काम अच्छा कर रही है और बड़ा अच्छा नाम बना रही है, बल्कि इंटरनेशनली भी कांस में भी नॉमिनेट होकर उन्होंने अवार्ड विन कर लिया। तो मैंने उनको विजिट करवाया तो उन्होंने कहा था बड़ा सादा काम है, मतलब मैं तो समझ रही थी कि पता नहीं क्या सीन होता होगा, क्या सीन होता तो बिल्कुल ये कि जब तक आप बताते नहीं है, सादा तरीके से बताएं, उनको समझ आ जाती है। अच्छा, लेकिन फैमिली माशाल्लाह, जैसे कि आपने बताया कि आपकी एजुकेटेड फैमिली है, तो ये जो है इस वक्त तो म्यूज़िक में पढ़कर बाकायदा तालीम हासिल करके लोग इस जानिब आ रहे हैं, मास्टर्स किया जा रहा है म्यूज़िक में। तो मुझे लगता है कि अब शायद वो वाली बातें नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं इसके ऊपर आपकी बात को सेकंड करूंगी। जब आप किसी भी फील्ड में जाते हैं ना, म्यूजिक हो, टीचिंग हो, मेडिकल हो, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। ऐसी है कि जैसे जब डॉक्टर MBBS करता है, तो जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगा और फिर अपनी प्रोफेशनल फील्ड में आएगा तो वो मरीज़ को मार देगा ना, प्रैक्टिस नहीं होगी इसकी। तो मुझे ऐसा लगता था, मैंने कंपटीशन तो विन कर लिया था 2013 में, कदम भी उठा लिया, लेकिन इसके अंदर प्रोफेशनली आने के लिए मैं उन सबको भी कहती हूँ जो म्यूज़िक को परस्यू करना चाहते हैं एज अ प्रोफेशन, प्लीज़ म्यूज़िक को सीखें, पॉलिश हों। ज़रूरी नहीं है कि राग आपके उस्ताद जो आपको बता रहे हैं आपने उनको गानों में यूज़ करना होता है, बल्कि उससे आपका जनरल नॉलेज बढ़ता है, आपको पता चल जाता है, तो सीख के आएँ। ये तो आपकी ब्लेसिंग्स हैं कि आपने इरादा किया, आप इस जानिब आई, क्योंकि शौक अगर हो तो आप अपनी मंजिल को पा ही लेते हैं। बिल्कुल। और इसमें काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स थी जो मैंने फ़ेस की। ज़रूरी नहीं है कि म्यूज़िक में ही हमें हरासमेंट या इस तरह की चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं, हर फील्ड में औरत को फ़ेस करनी पड़ती हैं। मेरे ख्याल से जब एक दफ़ा आप ठान लेते हैं, आप फोकस्ड होते हैं कि आपने अपनी इस मंजिल को अचीव करना, और आप पॉजिटिव हो के चलते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो कि मैं हर जगह कोट भी करती हूँ, मैं हमेशा अपने उन सब लोगों का शुक्रगुजार रहूँगी, उनका शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने मुझे हमेशा क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि उनके क्रिटिसिज्म की वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। अगर मुझे क्रिटिसाइज़ नहीं करते तो शायद मैं मेहनत नहीं करती, इतनी जद्दोजहद नहीं करती। तो मैंने मेहनत की और फिर मैंने इस मुकाम को हासिल किया। बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जब आप किसी काम को लेके आगे बढ़ते हैं, कोई इनिशिएटिव लेते हैं और कुछ करने की ठान लेते हैं, उसमें आपको हर्डल्स तो आती हैं, मगर साथ ही आपको उन लोगों का भी सामना करना पड़ता है जो आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। मगर मैं कहती हूँ कि थैंक यू उन लोगों का भी कि जो आपको क्रिटिसाइज करके आपको इतना मजबूत कर देते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि आप अपनी मंजिल को पा ही लेते हैं। तो उन लोगों का भी बहुत शुक्रिया, वो भी एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो हम सबकी ज़िंदगियों में, बिल्कुल हम सबकी ज़िंदगियों में डेफिनेटली। महक, ये बताइएगा कि बहुत से OST भी आपने किए और इस वक्त बहुत ट्रेंडिंग में वो सिंगर्स हैं जो कि OSTs कर रहे हैं
और एक के बाद दूसरा तीसरा OST? मेरी अम्मी एक अक्सर हमेशा बात करती है, अम्मी कहती हैं ये ना जो टीवी ड्रामाज होते हैं ना, घर घर की बात होती है, और हर घर वाले ऑफ कोर्स जो घरेलू खवातीन हैं जिनको जो बाहर जाके काम नहीं करती हैं, तो मेरे ख्याल से मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैंने अपना इंटरव्यू कभी रिपीट में देखा हो या आपने देखा हो, इवन कि मैं गाना रिकॉर्ड करवा के भी अपना नहीं सुन पाती हूँ। अच्छा। तो जो घर पे खवातीन है उनके लिए अच्छी एंटरटेनमेंट है। और OST घर घर में जब बार बार चलता है, ड्रामा चलेगा, जितनी दफ़ा चलेगा उतनी दफ़ा OST चलता है, तो वो लोगों को याद रह जाता है। तो बाकी है कि सोलो सॉन्ग, सोलो जैसे कि मैंने अपना EP लॉन्च किया, एल्बम लॉन्च किया, तो उसके गाने उनमें से एक आध लोगों को पसंद आएगा, वो पीछे इसके बहुत ज्यादा मेहनत होती है और फिर पूरी टीम की मेहनत होती है। जैसे अभी इस वक्त हम यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन इसके बिहाइंड द सीन पूरी एक टीम है जिनकी बहुत सारी मेहनत होती है। एग्जैक्टली जी, हमारी टीम बहुत ही मेहनती है, हमारी प्रोड्यूसर, हमारे कैमरामैन्स, और फिर इसको जो एडिटिंग प्रोसेस से ये प्रोग्राम्स गुजरते हैं या TV शोज, तो उसके पीछे वाकई बहुत मेहनत होती है। और सैल्यूट है उन लोगों को जो कि इतना काम करते हैं, इतनी मेहनत से, इतनी लगन से, क्योंकि हमने तो प्रेजेंट करना है। और मैंने हमेशा इस चीज़ की कोशिश की है कि जो बिहाइंड द सीन, जो हमारे कैमरे के पीछे वाले लोग हैं ना, उनके बारे में हमेशा जिक्र किया जाए। जब एक फिल्म बनती है तो उसमें क्रू में जो चाय भी सर्व कर रहा होता है ना, टी बॉय, उसकी भी बड़ी वैल्यू होती है कि उस वक्त जब हम थके हुए, हमें पानी की जरूरत है, हमें चाय की जरूरत है, तो कोई आके हमें सर्व कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जो मेरे ख्याल से एज अ टीम नहीं चलते हैं तो वो फिर बिखर जाते हैं, अकेले रह जाते हैं, उनका शराजा बिखर जाता है जो अपनी टीम को साथ लेकर नहीं चलते। सबसे बढ़कर यही होता है कि आप अपनी टीम के साथ हैं, अपनी टीम का ख्याल रखें। टीम वर्क होता है तो फिर ही आप जिंदगी की जो सहूलतें हैं, आसानियां हैं, वो पा लेते हैं। तो महक, सूफीज़म के साथ भी एक गहरा कनेक्शन है आपका। बिल्कुल, मेरा तो इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि मैंने शायद अपने उस्ताद को ही शायद ये बात शेयर की होगी कि बचपन से स्पिरिचुअली कनेक्ट थी मैं, कि हमारे घर में डिश एंटीना लगा पहली दफ़ा। तो मैं 6-7 साल की उम्र से अगर मैं बताना शुरू करूँ तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब, मैडम नूर जहाँ, आबदा जी, इन सब के मैं कलाम सुना करती थी, गाने सुना करती थी। तो तब से ही बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब थी मेरी, और इसको परसू करना भी इसलिए क्योंकि जब मैं मतलब जिस एज में लोग शायद प्यार मोहब्बत करते हैं, तो मैं शायद उस एज में ये ढूंढ रही थी कि मैं इस दुनिया में क्यों और मेरा मकसद क्या है। तो मेरे ख्याल से जब आप दुनिया में आए हैं तो आपको अपने मकसद का पता होना बहुत ज़रूरी है, और वो मतलब आपका नुक्ता है, आपकी अपनी ज़ात है और उसको मट्टी करना है। तो ये मैंने सूफीज़म से ही सीखा है। अच्छा, ये जो सूफीज़म के साथ आपका एक कनेक्शन, ये मतलब किस तरह से समझते हैं कि जब आप सूफीज़म की तरफ राग़िब हो जाते हैं, आपका एक स्पिरिचुअल आप कह सकते हैं कनेक्शन होता है ऐसा, तो उसमें आप एक बहुत बड़े इंसान भी बन जाते हैं, फिर ही आपको ये रमूज़ पता चलते हैं कि वाकई जो है ना सूफीज़म है क्या, स्पिरिचुअलिटी क्या है। बिल्कुल, मैं जब पहली दफ़ा आबदा जी से मिली थी तो एक बाय चांस एक जाने वाले थे, उन्होंने कहा कि एक नई बच्ची आई है, आज से 9 साल पहले की बात है, तो उसका एक नया गाना आ रहा है, तो प्लीज़ आप सुने या उसको दुआ दें। तो आबदा जी, मैं तो हैरान हूँ इस बात पे, मैं सारी ज़िंदगी शुक्रगुजार रहूँगी उनकी। उन्होंने कहा कि मैं कॉल पे बात करूँगी, और जब उनकी कॉल है, उन्होंने कहा महक साहिबा कैसी हैं, और मैंने ज़ारों के तार रोना शुरू कर दिया। मतलब वो एक ऐसा एम्बियंस था। और जब मैं उनसे मिली तो मेरे ख्याल से आप भी जब मिलेंगी तो आप इस चीज़ को मानेंगी, वो एक ना सहर से तारी हो जाता है, जैसे किसी ने सर्कल लगा दिया है और वो और ही उनका कुछ और है। बिल्कुल ऐसे बहुत ही सहर अंगेज शख्सियत की मालिक है। जब मैं रो रही थी ना, जो सूफी है उसका कनेक्शन डीपली, वो कितना डीप जाके इंसानियत, सूफी इज ऑल अबाउट इंसानियत एंड योर कनेक्शन, आपकी रूह का कनेक्शन आपके खुदा के साथ। तो मैं रो रही थी तो उन्होंने कहा कि रोना भी बड़ा जरूरी होता है, अच्छी बात है, रो लो। तो रोने से ना रूह का वजू हो जाता है, तब ये कितनी गहरी बात है। बिल्कुल, आप शफाफियत महसूस करते हैं। बल्कि महक, जब आपका सॉन्ग आया तब उन्होंने बाकायदा आपके लिए वीडियो मैसेज भी भेजा, तो फिर कुछ सुनाएं। मैं बांदी सुनाऊंगी और उसके बाद आबदा जी का ही एक कलाम सुनाऊंगी। तो पहले आबदा जी का सुना दूं। जी जी। वे घड़ा ते कुभन सट्टा, वे घड़ा ते कुभन सट्टा, मेरे महबूब दी चीज रलाई हो, एक भार तेरा दूजा भार पानी दा, जबरदस्त। तीजा वेंदा ए जान दे नाल रलाई हो, बाह मरोड़ी चूड़े वाली
बाहाँ मरोड़ी चूड़े वाली, दूजी गल गिराती पाई हो। सुन मियाँ साहिब बदनाम, सुन मियाँ साहिब बदनाम, वक्त घड़े दा साडी उम्र गई अजाड़ी। दम अली दम दम अली दम दम अली दम दम, एक अल्लाह कोलों मैं डरदी, एक मौला कोलों मैं डरदी, माही यार दी गड़ोली भरदी, सोने यार दी गड़ोली भरदी। दम अली दम दम अली दम दम अली दम दम। बहुत ज़बरदस्त महक, आपने इतना अच्छा गाया और वाकई आपका कलाम इतना अच्छा है, इतना रूहानियत महसूस होती है सुनकर, और हमारे जो देखने वाले हैं उनको भी बहुत पसंद आया होगा। ये हमारी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उजागर किया है। और मैं आपको बताती चलूँ कि इस वक्त महक इतनी ज़्यादा फेमस हो गई हैं कि बाकायदा न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर इनका जो बिल बोर्ड है वो आवेज़ा किया गया, और पूरे 1 मंथ के लिए, और अमरीकियों को भी शक्ल याद होगी। अगर ये पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है। और आप यकीन माने कि जब मुझे कॉल्स आती थी ना वहाँ की जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, और एक खातून थी, उन्होंने मुझे वॉइस नोट भेजा, मेरे पास पड़ा होगा, तो वो रो रही थी, कहती कि हम लोग को ना मतलब वहाँ पे इतना नहीं माना जाता है, गोरों का मुल्क है और पाकिस्तानी मतलब ठीक है ज़रा बराबर वहाँ पे रहते हैं, तो आपने हमें प्राउड फील करवाया। तो ऐसा फील हो रहा था कि जैसे हमारे घर से कोई निकला है और उसकी तस्वीर लगी हुई है। घर वालों को कितनी खुशी हुई? बहुत ज़्यादा खुश थी। पहले तो मेरी फैमिली इतनी सादा है कि मुझे उनको बताना पड़ता है। मैंने अपनी बहन को बताया कि मेरा बिल बोर्ड लगा है, तो कहती है अच्छा ठीक है। फिर मैंने अम्मी को बताया, तो उन जो 2 दिन थे ना, 2 से 3 दिन लोगों ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स भेजी, इतनी दुआएं भेजी, इतनी कॉल्स आई कि मेरा फ़ोन ऐसा लग रहा था कि मुझे फट जाएगा, नोटिफिकेशन इतनी ज़्यादा आ रही थी। फिर सब आर्टिस्टों ने बहुत अप्रिशिएट किया, सीनियर्स ने भी, जूनियर्स ने भी। ज़बरदस्त जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जब आप मेहनत करते हैं और फिर इस मकाम पर पहुंचते हैं तो हर कोई आपकी मेहनत का जो है वो कदर करता है और उसकी पहचान करता है, और टैलेंट को पहचानने वाले भी बहुत बड़े लोग होते हैं। यहाँ पर बातों का सिलसिला तो जारी है, मगर ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपकी मुलाकात करवाई महक अली के साथ, जो कि हमारी पाकिस्तान की बहुत अच्छी गुलकारा हैं और बहुत मेहनत से इस मकाम पर पहुंची हैं। इनसे बातें हो रही हैं और इनसे ये पूछ लेते हैं कि बहुत सी फिल्मों के गाने इन्होंने गाए हैं, जैसे फिल्म आई थी देख मगर प्यार से, उसका जवानी फिर नहीं आ रही। हाँ, उसमें भी है काला डोरिया जो मैंने गाया था 2015 में, और वो मोस्ट गूगल सॉन्ग था 2015 का। वो हर साल एक लिस्ट आती है ना कि कौन सी चीज ज्यादा गूगल की गई, तो काला डोरिया लोगों को पता नहीं था कि वो मैंने गाया। तो मैंने ऐसे जैसे आप बैठे हैं, मैंने बताना कि वो गाना मैंने गाया, तो मेरा चेजा हो जाना कि अच्छा, और गूगल करने के बाद उनको पता चलना कि महक नहीं गाया। तो और अल्लाह भला करे जो सीनियर्स उस वक्त थे मेरे, तो उन्होंने ये मेंशन करना भी गवारा नहीं किया था कि वो मैंने गाया है। अच्छा। तो लोगों को ये लगता था कि इंडिया से, और उन्होंने फिर इसको पक्का कर दिया कि हाँ वो एक इंडियन लड़की थी जिससे हमने गवाया था। तो वो अच्छा, वैसे आपकी जो लुक्स है ना वो भी थोड़ी थोड़ी इंडियन है। अब ये भी मैं ऐड ऑन कर दूं, मेरे जो दादा थे वो लुधियाना से थे, और उनकी आगे से जनरेशन हम है, मेरी बाकी फैमिली सारी वहाँ पे। सही, तो फिर वो फिर फील तो आ जाती है। अच्छा, ये इतनी शादियों के सॉन्ग्स गाए, तो खुद शादी नहीं की? नहीं, खुद नहीं की। जब मेरा वक्त था, मतलब अभी भी टाइम है बहुत ज्यादा, तो मैंने उस वक्त फोकस ही सब कुछ उस पे किया। इश्क जो है वो मौसीकी से कर लिया। बिल्कुल, इश्क पे मेरी पहली मोहब्बत म्यूजिक है, और बात का मुझे पता नहीं है। जिंदगी में हाँ दोस्त वगैरह बहुत है, ऐसा नहीं कि कोई आया नहीं, जिंदगी में आते रहे लोग, लेकिन है कि वही कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती है, या जिस तरह से आप सोचते हैं। तो मेरे ख्याल से आप कोई भी रिलेशनशिप में आए ना, तो उसमें रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा जरूरी होती है एक दूसरे की। तो अभी यही चाहती हैं कि सिर्फ म्यूजिक रखा जाए। मेरे ख्याल से मेरा इस चीज पे बड़ा यकीन है, जो मेरी किस्मत में अल्लाह ने लिखा हुआ है मुझे मिल के जरूर आएगा। जहाँ भी है जल्दी आ जाए। जल्दी आ जाए जी, अगर वो सुन रहा है तो आ जाए। अच्छा, काला डोरिया हो जाए फिर। जी ठीक है, अगर आपकी शादी होने वाली होगी तो फिर ये आपके लिए। मेरी हो चुकी है। पुरानी को डेडिकेट कर देते हैं। हाँ, जरूर, क्यों नहीं, बिल्कुल। जिनकी शादियां होने वाली हैं उनके लिए ये सॉन्ग है महक की जानिब से। बिल्कुल।
काला डोरिया कुंडे न लड़े ओए, ओ छोटा देवरा भाभी नल लड़े ओए, ओ कुकड़ी ओ लेनी जड़ कुड़ कुड़ कर दिए, सोरे नहीं जाना सस बुड़ बुड़ कर दिए, नहीं जाना जी नहीं जाना जी नहीं जाना जी नहीं जाना जी। जबरदस्त जी, ये भी बहुत खूबसूरत गाना है काला डोरिया, और सस कईयों की वाकई बुड़बुड़ करती है, मेरी तो बहुत अच्छी है। हाँ, तो इसलिए मैं दुआ करती हूँ कि अकेला ही हो जैसे हम अकेले नहीं, लेकिन फिर भी शादी भी बहुत जरूरी है, आपको शादी भी करनी चाहिए। मैं ज्वाइंट फैमिली को प्रमोट भी करती हूँ इसलिए कि समटाइम्स आप अपनी जिंदगी की गहमा गहमी में इतना गुम हो जाते हैं कि आपने जो टाइम रिश्तों के साथ गुजारना होता है ना, वो आप मेहनत में गुजार देते हैं। तो अच्छी फैमिली मिल जाए, मेरे ख्याल से आप खुद अच्छे हैं तो आपको अच्छे मिल ही जाते हैं। लेकिन महक, आपको नहीं लगता कि जब आप कामयाब हो जाते हैं, सक्सेसफुल इंसान के पीछे सब लोग होते हैं, उसकी फैमिली भी उसके साथ होती है, उसके अपने भी साथ होते हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। आपने मेरे से सवाल किया था कि आपने शादी नहीं करनी, तो मुझे पता है कि जब अल्लाह ने जब मुझे उस वक्त जरूरत थी, जब मैं अकेली थी, जब मेरे साथ कोई नहीं था, या मैं स्टैब्लिश नहीं थी, या मैं स्टेबल नहीं थी, तो मुझे उस वक्त शायद सहारों की जरूरत थी, या लोगों की जरूरत थी, मॉरल सपोर्ट की जरूरत थी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सब कुछ दे दिया है। तो अभी मेरे ख्याल से कोई कहता भी है ना, तो मैं शक में पड़ जाती हूँ कि झूठते नहीं, पता नहीं शायद ये तो नहीं है कि मैं इतनी वजह से तो नहीं सक्सेसफुल हूँ लेडी, तो मेरे पीछे इसलिए तो नहीं आ रहे, तो शक में आ जाती हूँ मैं। लेकिन अभी फिर मुश्किल नहीं होगा आपको फैसला करते हुए? आप दुआ करिएगा मेरी दुआएं इनके साथ, इनको बहुत अच्छा जीवन साथी मिले, और वैसे भी जिंदगी में जो है वो जीवन साथी का होना भी ब्लेसिंग है, और बहुत से मामला अच्छे जीवन साथी का होना बहुत जरूरी है। पैसे कहते हैं सबके पास आ जाते, पैसे से आप सुकून नहीं खरीद सकते, सुकून नहीं खरीद सकते। तो अंडरस्टैंडिंग बड़ी जरूरी है, कॉम्प्रोमाइज तो हो जाता है, रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, और फिर पर्सनल स्पेस एक रिश्ते में बहुत जरूरी है। कि पर्सनल स्पेस से मुराद ये कि जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, अभी इस वक्त में काम करके हैं, तो मुझे जरूरत है कि मैं मी टाइम गुजार दूं, थोड़ा स्टेबल हो जाऊं, थकी हुई हूँ, तो एक दूसरे के ऊपर चिपकना भी जरूरी नहीं होता। हाँ, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो डिस्कशन भी बड़ी जरूरी होती है। बिल्कुल, तो उससे आप किसी भी मसले को हल कर सकते हैं। बातचीत जो है वो बहुत से मसलों का हल होती है, और वैसे भी जरूरी नहीं है कि आप रिलेशन में है, वैसे भी अगर दूरियां हैं तो बातचीत करने से मसाइल को जरूर हल करें। मी टाइम किसको कहती हैं, क्योंकि जब आप सिंगल हैं तो मी टाइम किस तरह से गुजारती हैं? कोई सैलून जाती हैं, कोई स्पा लेती हैं, क्या करती हैं? मेरा मी टाइम स्पिरिचुअल होता है। मैं किसी दरबार पे चली जाती हूँ, मैं किसी को बगैर बताए दरबार पे जाके बैठ जाती हूँ, मुझे सुकून चाहिए होता है। मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ कि लोग वहाँ पे जाके दुआएं करते हैं। मेरे ख्याल से वो अल्लाह के नेक लोग हैं, उनके तवस्सुल से, उनके वसीले से हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह आपके नेक बंदे थे, तो इनके सदके में हमारे भी हाल पे रहम फरमा। तो मैं अक्सर देखती हूँ लोग वहाँ पे जाके पागल हो जाते हैं। तो मैंने एक बंदे से सवाल भी किया दरबार पे जाके कि आपने कहा है कि मुझे माफ़ कर दे, तो आपने यही सवाल नमाज पे बैठ के कभी अल्लाह से किया है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे? तो माफ़ करने वाली तो वो ज़ात। तो मुझे जब सुकून चाहिए होता है तो मैं दरबार पे जाके बैठती हूँ, वो मेरा मी टाइम होता है। कौन सा सिंगर ऐसा जो कि आपकी इंस्पायरेशन हो? आबदा परवीन तो वो तो रूहानियत में हुई, सूफीज़म में, इसके अलावा कोई पॉप सिंगर, क्योंकि स्पॉटिफाई की तरफ से जो मेरा बिलबोर्ड लगा था, तो आई वाज द एम्बेसडर ऑफ वुमेन क्रिएटर्स, के वो खवातीन जैसे आप हैं, मैं हूँ, वो सब खवातीन। और ये चीज़ को हाइप इसलिए ज़्यादा मिली थी क्योंकि जब पाकिस्तान का नाम आता है तो आप पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसमें जब भी मेरे से सवाल किया जाता है तो हमारी एक लंबी लिस्ट है जिसमें मैडम नूर जहाँ, रेशमा जी, आबदा परवीन जी, टीना सानी जी, सुरैया खानम, और ये सब लोग आते हैं। तो रेशमा जी को मैं हमेशा टॉप पे रखती हूँ। वो एक पावर हाउस थी, और वो जहाँ से आई और उन्होंने कितनी मेहनत की और एक नाम बनाया पूरी दुनिया में, तो वो मेरी इंस्पिरेशन है। अच्छा, तो रेशमा जी को गाना बहुत मुश्किल काम है, और जो उनको गा जाता है मैं समझती हूँ बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, तो क्या रेशमा जी को गा लेती हैं? इसको कोशिश कह सकते हैं आप, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मैं उनसे बेहतर हूँ या मैं उनसे बेहतर कर सकती हूँ। तो क्योंकि वो लेजेंड थे, जो गाना वो गा चुके हैं या वो गा के चले गए, तो अगर उसको रीमेक भी करूँगी या दोबारा से कवर करूँगी तो उनके जैसा नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश तो कर लेती हो सकती है। हाँ, चलें जी। दिल दी किताब ते लिखा तेरा नाम वे, दिल दी किताब ते लिखा तेरा नाम वे, तेरे कोलों वख होके मैं मर जावे,
तेरे कोलों वख हो के मैं मर जावे, हथ जोड़निया मैं तेरे अगे वे, मैनू छड़ के ना जावी ढोले ना वे, मैनू तू 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 हाय, मैनू तू 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 छड़ के ना जावी ढोले ना वे, मैनू तू। ज़बरदस्ती, ब्यूटीफुल, बहुत उम्दगी से इन्होंने ये गाना पेश किया है। बहुत अल्फाजों की जो अदायगी है वो बहुत खूबसूरती से इन्होंने पेश की है और वाकई सहर सा तारी हो गया है माहौल पर और यही लग रहा है कि आसपास रेशमा जी हैं। बहुत शुक्रिया, ये बहुत बड़े वर्ड हैं। महक फूडी हैं आप? मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ और पंजाबी फैमिली से हूँ तो मैं कुकिंग खुद भी बहुत अच्छी कर लेती हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी आप आएंगे तो मैं पका के रखूँगी आप लोग के लिए खाना। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अभी ईद गुजरी है तो बकरा ईद थी, तो क्या क्या डिशेस बनाई घर पे, क्या क्या खाया? क्योंकि मैं फूडी हूँ तो हमारे घर पे स्टीम मेरी अम्मा जो बहुत अच्छा बनाती हैं, फुल ऑयल के बगैर वाला जो होता है मसाला उस पे, बीफ वाला। हाँ, तो बहुत अच्छा स्टीम बनाती हैं। और कढ़ाई बनाई थी और बिरयानी मैंने बनाई थी। मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ, दम बिरयानी, कच्चे गोश्त वाली जो होती है। अच्छा, लड़कियां बहुत नखरे करती हैं कि नहीं जी ये गोश्त स्मेल आती है, नहीं खाना, ये वो। बिल्कुल नहीं। और मैं सफाई पसंद बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि ओसीडी नहीं कह सकते, लेकिन मैं चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से साफ़ करके उनको प्रॉपर ड्रेन करके, और फिर जो स्मेल की बात है तो बहुत से मसाले वो इसलिए होते हैं कि आप अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, तो मसाले इसलिए कि उनको यूज़ करके स्मेल को ख़त्म किया जाए। तो दही का यूज़ आप जितना ज़्यादा करेंगे ना इनके ऊपर, गोश्त के ऊपर, उससे स्मेल ख़त्म हो जाती है। सही हो गया। तो सी फूड भी लाइक करती हैं? कम करती हूँ क्योंकि मुझे हार्ट बर्न स्टार्ट हो जाता है, मेरा बीपी वैसे ही हाई रहता है तो मुझे सूट नहीं करती। वैसे बीपी क्यों हाई रहता है? गुस्सा करती हैं? नहीं, पहले करती थी, अब नहीं करती। अब नहीं करती? नहीं। लगता है कि शख्सियत में एक ठहराव आ गया। ठहराव आ गया है, पहले नहीं था। पहले बेचैनी होती थी कि कुछ ढूंढ रही हूँ, मकसद नहीं पता, लेकिन अब पता है। अब लगता है कि मकसद के मैं बिल्कुल करीब पहुंच गई, या मकसद को पा लिया मैंने। मकसद तो कहते हैं कि आपकी वो जद्दोजहद है जो आपके मरते दम तक ख़त्म नहीं हो सकती है, तो मेरे ख्याल से ये भी जारी है। शायद और बहुत कुछ जानना है, क्योंकि दुनिया एक कहते हैं कि मेरी एक आंटी हैं, बहुत अच्छा बताती हैं, 65 ईयर्स ओल्ड उनकी एज है, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगी, तो वो मेरी दोस्त बनी हुई हैं। तो उन्होंने मुझे बताया है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है ना, अल्लाह ने इंसान को 100% दिमाग दिया है, तो 5% उस बंदे ने इस्तेमाल किया था। तो सोचो कि अगर ये इंसान इस दिमाग को 100% यूज कर ले तो वो क्या कुछ अचीव कर लेगा। तो ये जो अचीव करने की जद्दोजहद या पाने की है, जैसे अब कोई पौधा खिलता है या बीज में से फूटता है, तो उसका एक प्रोसीजर है कि वो मिट्टी कैसे बनी, सोल में गया, फिर बड़ा हुआ, फूल बना, पौधा, उसको आगे से क्या होगा, मतलब उसकी जनरेशन क्या होगी। तो ये बड़ी तहकीकात है ना, जैसे 7 से आ रहे हैं या 9 से आ रहे हैं, तो साइंसदान उस तक पहुंच गए हैं, लेकिन हम इंसान अभी तक यहाँ पे फंसे हैं जी। हुकूमत दे विच महंगाई हो गई है, तो साढ़े पैसे नहीं पूरे हो रहे, पेट्रोल महंगा हो गया। अच्छा, नहीं तो क्या महंगाई नहीं हुई? हुई है, हम इस्तेमाल ही नहीं करते। मैंने जब से गाड़ी लिया मैं नीचे खड़ी की हुई। क्या करती हैं? वॉक करती हैं? मैं ज्यादा जाती नहीं हूँ, मुझे स्टूडियो जाना, वो भी शाम के टाइम जाना होता है, और मोस्टली पास होते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या स्टार है आपका? पाइसेस, इंतहाई सेंसिटिव, लॉयल और लविंग, केयरिंग। अच्छा, अपनी तारीफें खुद ही कर दी हैं। नहीं, वाकई पाइसेस कहा जाता है कि बहुत हसास दिल रखते हैं, वेरी क्रिएटिव। आप किसी भी पाइसेस क्रिएटिविटी बहुत है उनमें। वो अब मैं आपको पाइसेस, अब मुझे नहीं पता कि उनका स्टार है या नहीं, लेकिन वो क्लेम करती हैं। मेरी फेवरेट भी है मीरा जी, वो भी पाइसेस है। आपको पता है वो कितनी क्रिएटिव है। अच्छा। और शायद अफरीदी का स्टार पाइसेस है। फिर उसके अलावा आमिर खान है जो इंडियन फिल्म एक्टर है। अच्छा, इतनी इन्फॉर्मेशन भी रखी हुई है आपने? क्योंकि फिर वो अपनी बरादरी को होते हैं ना, तो देखती रहती हूँ। सही हो गया। तो जैसे कि नूरजहां की आपने बात की, मैडम नूरजहां, उनको सुरों की मलका कहा जाए तो बेजा ना होगा। और जितनी भी हमारी सिंगर्स हैं, अगर उन्होंने मैडम नूरजहां को नहीं गाया तो कुछ भी नहीं गाया, और उनको नहीं सुना। और गाने की बात तो चले बड़ी दूर की बात है कि हम निभा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। जिन्होंने उनको नहीं सुना ना, या जो सुनने की बात कहते हैं, मतलब कुछ है ऐसा क्राउड है, मम्मी डैडी, जिनको नहीं पता है। हाँ। और मेरे ख्याल से जो अपने बड़ों के पल्ले को छोड़ देते हैं ना, तो फिर वो आगे भी जलीली होते हैं। तो बेहतर है कि जो आपके सीनियर्स हैं उनको फॉलो करते हुए आगे जाएं। उनका काम ना गाएं, मत गाएं, लेकिन सुने,
तो वो जाहिर सी बात है, जब आपकी एज गुजर जाती है तो फिर आपको अंदाजा होता है कि हमारे पास तो इतना बड़ा इल्म था या फन था, या जो गुजर गया वो क्या कुछ करके चले गए। ऐसे जी बहुत बड़े वो लोग जिन्होंने बाकायदा फ़न की खिदमत की और अपनी रूट्स के साथ, अपनी रहतल के साथ, अपनी मट्टी के साथ कनेक्ट रहना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो वो बाबा बुल्ले शाह के जो कसूर से उनका ताल्लुक था, बहुत बड़ी शख्सियत की मालिक रही वो, और अभी तक रहती दुनिया तक कहा जाए तो बेजा ना होगा कि उनके जो गीत हैं वो जुबान ज़द-ए-आम रहेंगे। तो फिर मैडम नूरजहां का गाना हो जाए, चला जाता है शायद दुनिया से, लेकिन उसका काम या उसकी आवाज पूरी जिंदगी हमारे दिलों में और दुनिया में जिंदा रहती है। बिल्कुल ऐसे ही है कि आर्टिस्ट चले भी जाते हैं, उनका फन जिंदा रह जाता है। तो बातें बहुत सी हो रही हैं। महक अली से कहेंगे कि मैडम नूरजहां का एक खूबसूरत सा गाना सुनाएं, और यहाँ पर ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। गाना सुनिए। नियते शौक भर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, न मिला कर उदास लोगों से, न मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले महक अली ने बहुत खूबसूरत गाना पेश किया था और यकीनन आप सबको बहुत पसंद आया होगा। महक, आपसे इतनी मज़े की बातें हुई हैं और आपने अपनी सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में भी बताया कि कितनी मेहनत की आपने ज़िंदगी में। तो इंटरनेशनल लेवल पर एक आपका सॉन्ग बहुत हिट गया, वो बांदी था, जिसके लिए मुझे आबदा जी ने वीडियो पैगाम भेजा था, दुआएं दी थी, और वो गाना मैंने औरतों को डेडिकेट किया था, हर उस औरत को जो किसी भी फील्ड में काम करती है। औरतों की आवाज बन गई आप। बिल्कुल। और इधर भी वुमेन क्रिएटर्स के एम्बेसडर थी, तो मेरे ख्याल से मेरे से अल्लाह को ये शायद बड़ा काम करवाना चाहते हैं। तो वो मैंने औरतों को डेडिकेट किया था कि औरत किसी भी फील्ड में हो तो उसको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, सब खवातीन के लिए था कि उनको बूस्ट करने के लिए कि तुम लोग खड़े रहो। चलें जी, फिर खवातीन का गाना हो जाए। मैं पूछती हूँ खुद से मैं कौन हूँ, क्या हूँ, फिर सोचती हूँ मैं तो मुसलसल एक सफर हूँ। मैं पूछती हूँ खुद से मेरा यार कहाँ है, फिर सोचती हूँ कि है मुझ में पर दूर खड़ा है। मेरे तन इश्के दी लीड़नी, मैनू आखो कोई फकीर नी, मैं हाँ रांझे दी हिरनी रांझे दी, मैं बांदी यार दी, मैं गोली यार दी, ना मैं किसे घर वर्दी, ना मैं बाजार दी, मैं बांदी यार दी। बहुत खूब जी, वाकई इन्होंने अब बहुत दिल से ये गाना गाया और उम्दा अंदाज में जो ख़वातीन की नुमाइंदगी है इन्होंने की है,
और ख़वातीन की, इसीलिए तो ये हॉट फेवरेट है। राज पता चल गया। बिल्कुल। और इसके बाद शायद इसकी डबल मीनिंग हो जाएंगी, क्योंकि मैं औरतों की वाकई में फेवरेट हूँ। मुझे औरतों के मैसेजेस आते हैं कि आई लव यू। ओहो। औरतें भी तो देखें, वो भी तो मोहब्बत का जज्बा रखती हैं ना, और नहीं चाहिए ऐसे नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखें, वो मर्दों का जो प्यार होता है ना, उसमें फिर भी थोड़ी मीनिंग्स आते हैं, लेकिन खवातीन का प्योर है, प्योर लव आपके साथ। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताइएगा कि इंटरनेशनल लेवल पर आपने बहुत काम किया, बाकायदा जो हमारे हमसाया मुल्क के फनकार हैं उनके साथ भी काम करने का बहुत ज़्यादा मौका मिला आपको, तो कहाँ कहाँ पे गई हैं? मैं यूके गई हुई। यूके में मैंने जैस्मिन सैंडरसिक हैं, उनकी फीमेल सिंगर, और शेरी मान पाजी, क्योंकि मेरे भाई भी बने, मेरे राहील के बहुत अच्छे भाई हैं जो मेरे मैनेजर हैं उनके, तो उनके साथ मैंने टूर किया हुआ है। लंदन में किया था, लेस्टर, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, इधर हमारे 4-5 शोज़ थे, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, और उन्होंने बहुत इज्जत की। वो दिल से, मतलब मैंने फील किया कि आर्टिस्ट होता क्या है, वो इतनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हम हमारी बहुत बड़ी बड़ी अदाकाराएं इतने सालों में नहीं कर सकी, आपने कुछ सालों में कर दिखाई। बस मैं पहली दफा मिली आपदा जी से, और उनकी नसीहत जो थी मैं बताना भूल गई। उन्होंने कहा था, मैं क्योंकि बहुत ज्यादा रो रही थी, उन्होंने मेरे कंधे पकड़े, उन्होंने सबको बाहर निकाला, उन्होंने कहा कि बेटा नसीहत ये, मैंने कहा मुझे प्लीज कुछ बताएं कि मैं आगे अपनी जिंदगी को या अपने काम को कैसे लेके चलूं। तो वो ठहराव बड़ा जरूरी होता है ना, तो वहीं से आता है, जिनका एक्सपीरियंस है तो आपको कोई बात बता दे पते की, और आप उसको आगे से उस पर अमल भी कर दें। कहते सुनना और अमल करना फर्क बात है, अमल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उन्होंने कहा कि अपने आप को पाकिस्तान में मनवाना है, तो फिर तो तुम्हारा पड़ाव ना, आपका पड़ाव, बड़ी अच्छी उर्दू बोलती हूँ भी, आपका पड़ाव बाहर के ममालिक में होगा। और मेरे ख्याल से उसके नेक्स्ट ईयर से मैं शुरू हो गई, मैं इंटरनेशनल टूर्स कर रही हूँ, और मैं भी, मेरा बिलबोर्ड भी अमेरिका में ही लगा है। और टूर्स पे टूर्स आते गए। इसीलिए तो कहा जाता है कि अच्छी बातें सुनकर उन पर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन भी करना चाहिए, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी आवेजा होती हैं, दीवारों पर भी लिखी होती हैं, लेकिन बात ये है कि ओनली वन पॉइंट, जब आपकी लाइफ चेंजिंग जो होता है ना, वो आपकी लाइफ इसमें लक भी काउंट करती है। बिल्कुल करती है, और हार्डशिप, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। उस्ताद जी कहते हैं कि आप ना लाइन में लगे ना, क्योंकि नंबर 1 कोई नहीं होता, ना मैं हूं ना आप हैं। अगर मुझे लग रहा हो कि आपको लग रहा हो कि आपके शो की रेटिंग बहुत ज्यादा है, मुझे लग रहा है मैं बहुत अच्छी सिंगर हूँ, बड़ा फील से गाती हूँ, तो अगर आज मैं नहीं रहूंगी ना, तो मेरी जगह लेने के लिए कोई और आ जाएगा। बिल्कुल। और ये नंबर 1 का जो कॉन्सेप्ट है ना, लोग अपने दिमाग से निकाल दे कि वो नंबर 1 होते हैं, कोई भी नहीं होता है, उसकी जगह बदलती रहती है। हाँ, आपको क्या करना है, आपको लाइन में रहना बहुत जरूरी है। आप दौड़ नहीं लगा सकते तो आप चलते रहें, चल नहीं सकते तो आप प्लीज रेंगते रहें, लेकिन उस लाइन में रहें। बिल्कुल ऐसे ही है कि क्वालिटी ऑफ वर्क होना चाहिए, ना कि क्वांटिटी ऑफ वर्क। तो अच्छा काम करें, मयारी काम करें, और नंबर 1 होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, आपको अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, क्योंकि हर्डल्स और मुश्किलात हर इंसान की जिंदगी में आते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से लेते हैं। पॉजिटिव लें, आपकी अपनी, आप किसी के लिए आइडियल बने ना। आप अगर किसी के पास बैठे और उठ के जाएं 10 मिनट ही क्यों नहीं, तो आप जब उठ के जाए ना, तो आपको उसकी जिंदगी की कोई ना कोई सीख दे के जाए या उससे कुछ सीख के जाए। महक, सोशल मीडिया पर कितनी फैन फॉलोइंग है? 500,000 से ज्यादा मेरे हैं फेसबुक के ऊपर, और वेरीफाइड अकाउंट है, ढूंढना बहुत आसान होता है, महक अली के नाम से। और 60+ समथिंग है मेरे इंस्टाग्राम पे। तो ट्विटर के ऊपर भी मैं हूँ, लेकिन ज्यादा मैं ट्विटर यूज करती हूँ, तो और मेरे ख्याल से कम ही लोगों को पता कि मैं ट्विटर के ऊपर हूँ। अच्छा। तो यहाँ पे क्योंकि फैंस बहुत ज्यादा हैं, मैसेजेस बहुत आते हैं, और जब मुझे टाइम मिलता है तो फिर मैं खुद जवाब देती हूँ। और उनको मैं पर्सनली और स्पेशली कहना चाहूंगी आपके प्लेटफॉर्म के बिहाफ पे कि आर्टिस्ट बिजी होता है, आप ही लोगों की वजह से हम बनते हैं, और अगर आप लोग नहीं है तो हम कुछ नहीं, हमारी कोई वक़्त या औकात नहीं है। तो आप हमें इसी तरह से प्यार करते रहे, सिर्फ मैं ही नहीं, वो सब लोग इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं, वो एक्टिंग है या वो म्यूजिक है, क्योंकि मेरे ख्याल से अब इतनी अवेयरनेस सब में आ गई है कि उनको पता चल गया कि अच्छा काम क्या होता है या अच्छा आर्टिस्ट क्या होता है। तो वो अच्छे काम को लोग अब देखते हैं, पसंद करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। अच्छा महक, बहुत से एजाज़ात भी अपने अपने दामन में समेटे हैं, एक नेस्कैफे का भी प्लेटफॉर्म आपको मिला। बिल्कुल, मैंने कोक स्टूडियो में गाना गाया हुआ है, मैंने नेस्कैफे में भी गाया हुआ है, मैंने प्लेबैक भी किया हुआ है, और आई एम द फर्स्ट फीमेल सिंगर ऑफ पाकिस्तान जो कि रेडियो मिर्ची म्यूजिक अवार्ड इंडिया में नॉमिनेट हुई है, फिर BBC एशियन म्यूजिक अवार्ड्स में नॉमिनेट हुई। तो ये कहना कि इतने ज़्यादा अचीवमेंट्स, तो इसके पीछे मैंने काफ़ी मेहनत की है और पॉजिटिव रही हूँ। ये मैं बार बार इसलिए मेंशन करती हूँ कि पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। खलल या लालच आता है ना आपकी सोच में, नीयत में, तो अल्लाह उसमें से बरकत उठा देता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि हर अमल का दारोमदार भी नीयत पर होता है मुनहसर। आपकी नीयत अच्छी हो, आपकी लगन सच्ची हो, तो मंजिलें पाना जो है वो मुश्किल नहीं होता। और महक अली आपके सामने एक रोल मॉडल है, एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से जो हमारे जितने भी आर्टिस्ट आ रहे हैं, जो अब काम करना शुरू हैं या कर रहे हैं, उनको यही चाहिए कि सबसे पहले
जो हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री है उसकी तरवीज, उसकी बका बहुत ज़रूरी है और वो वक्त की अहम ज़रूरत भी है। तो मैं ये हमेशा ये भी कहती हूँ कि अभी मेरे शायद इस काबिल नहीं हूँ मैं कि मैं कर सकूँ, लेकिन इन फ्यूचर मेरा प्लान है वो सारी ख़वातीन या वो बच्चियाँ, ख़ास तौर पे वो जो जिनके पास वसाइल नहीं है या जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए मैंने एक स्कूल बनाना है जिसका नाम सिर्फ आर्ट स्कूल होगा, जिसमें म्यूज़िक से लेके हर तरह का आर्ट वो फ्री सीख सकेंगे। और उन बच्चियों को भी लाएंगी जिनको आपकी तरह परमिशन नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये उन्हीं उनके पेरेंट्स को कन्विंस करेंगी। जिस तरह से मैंने किया, वो कहते हैं ना सादगी की जो जुबान और मोहब्बत की जो जुबान है वो सबको समझ आती है। सच बोले, मेरे ख्याल से एक झूठ को छुपाने के लिए वो 1000 सच को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने से बेहतर है कि आप एक ही सच बोल दें और बता दें कि यही है। मतलब इंडस्ट्री में मैंने अपनी अम्मी को विजिट करवाया जब उन्होंने देखा कि बहुत अच्छा काम है, मेहनत वाला काम है, बल्कि जिस तरह से वो किसी फील्ड में मेहनत करती होंगी इस तरह से मैं कर रही हूँ, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया इस चीज़ को। अच्छा महक, नैयरा नूर साहिबा के हवाले से भी आपने कहा कि उनको भी आप बहुत आपने उनको भी फॉलो किया। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। जब मैं कॉलेज में होती थी तो मैं अक्सर मुझे कंपटीशन में भेजा जाता था स्कूल कॉलेज की तरफ से, और मैं जीत के आती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह तभी मेरे साथ मेरे उस्ताद कराम की ब्लेसिंग्स थी। और उस वक्त आई वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। वो कहते थे कि जिसके 95% है ना आते हैं तो वो एक्स्ट्रा करिकुलम्स में ना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मेरे आते थे तो मैं पार्टिसिपेट भी करती थी, तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करती थी। क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ वो भी बहुत ज़रूरी हैं, तो फिर नैयरा नूर साहिबा को भी ट्रिब्यूट होना चाहिए। उनकी एक बड़ी फेवरेट मेरी गज़ल है, वो मैं गाऊंगी। जी जी। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम, तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी। तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी। कसम तुमको जरा सोचो, कसम तुमको जरा सोचो कि दस्तूरे वफा क्या है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम। ब्यूटीफुल जी, बहुत खूब। और हर किसी को गा लेती हैं आप तो, पूरी हर फन मौला है। बहुत शुक्रिया, पूरा पैकेज है। ये मैंने कोशिश की है क्योंकि मैं इनको सुनती रहती हूँ, तो इसलिए मेरी जुबान पे रहते हैं हमेशा। और ये बहुत मुश्किल है इतने लेजेंड्स को गाना और इस उम्दगी से पेश करना, तो ये तो लग रहा है बहुत मोहब्बत है म्यूजिक से। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। कहते हैं ना कि आपका पैशन ही आपको, जब तक आप अपने काम में पागल नहीं है ना तो आप अपनी मंजिल को नहीं पा सकते। मतलब आप इमेजिन करें, ये कहना ही कि कमिंग फ्रॉम ननकाना साहिब, एक सादा शहर जहाँ पे सिर्फ बसें चलती हैं, सादा सी कंडक्टर बैठे होते आवाजें लगा रहे थे ननकाना ननकाना, और वहां से आना, यहाँ पे परसू करना, और फिर यहाँ पे आके देखना कि लोग बहुत ज्यादा ग्रूम्ड हैं, फिर उनके साथ अपने आप को ग्रूम भी करना, म्यूजिक वाइज भी, इंसानियत होने के नाते भी, फिर उन अच्छे लोगों के बीच में बैठना कि जिन्होंने किताबें लिखी हैं, ये ज़ौक़ को पढ़ते हैं, या बोलते हैं, या बात करते हैं। पहले ज़ौक़ के दरमियान जो है वो अपनी एक शनाख्त कायम करना का भी बड़ा असर होता है। तो अच्छी सोहबत में बैठते हैं तो आप पे जरूर उसका असर ऐसे ही है। बिल्कुल जी, आपने देखा कि हमारी ढेर सारी बातें हुई महक अली से, जो कि बहुत अच्छी इंसान भी हैं, गुलकारा तो हैं ही बहुत अच्छी, मगर सबसे बढ़ के जो एक वो इन और आउटर जो उनका है वो बहुत खूबसूरत है और बड़ी अच्छी शख्सियत की मालिक हैं। अहले अदब जो हैं, अहले ज़ौक़ जो हैं, यकीनन इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, क्योंकि आर्टिस्ट वही बड़ा होता है जो बाअदब हो और
वही बामुराद भी होता है। अल्लाह ताला इनके दामन में मज़ीद कामयाबियाँ इनको अता करे और ये ऐसे गाती रहें और जो हमारा फ़न है उसकी खिदमत करते रहें। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ। अपनी मेज़बान मरवा अंसर चौधरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।